अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने प्रॉब्लम नंबर 36 जो है उसको सॉल्व किया था। प्रॉब्लम नंबर 37 मैंने कहा था आप रहने दें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी प्रॉब्लम नंबर 38। ये भी हर बुक में है, कॉस्ट अकाउंटिंग की कोर्स बुक में भी है, और जाहिर सी बात है मैंने बताया था इस बुक में तो सारे के सारे क्वेश्चन कोर्स बुक वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द पाक प्रोडक्ट्स कंपनी, a small manufacturing company, produces a highly flammable cleaning product fluid। बहुत जल्दी जिसको आग लग जाए उसको कहते हैं हाईली फ्लेमेबल। एक क्लीनिंग फ्लूइड है, सफाई करने वाला एक फ्लूइड है, एक लिक्विड है। ऑन 31 मई कंपनी हैड अ फायर। 31 मई को कंपनी में आग लग गई उसकी वजह से। विच कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड द प्रोसेसिंग बिल्डिंग, जिसकी वजह से जो प्रोसेस हो रहा था जिस बिल्डिंग में, मतलब जहाँ पर मशीन्स चल रही थी, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बदला जा रहा था, प्रोसेस जहाँ चल रहा था वहाँ पर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, आग लगने की वजह से वो जगह बिल्कुल तबाह हो गई। एंड द इन प्रोसेस इन्वेंट्री, और जाहिर सी बात है उसकी वजह से इन प्रोसेस, जो प्रोसेस में थी ना इन्वेंट्री, वो भी जल गई। सम ऑफ द इक्विपमेंट वाज सेव्ड, कुछ आलात जो हैं वो सिर्फ बचे। आफ्टर अ फायर, आग लगने के बाद, फिजिकल इन्वेंट्री वाज टेकन। फिजिकल इन्वेंट्री वाज टेकन का मतलब ये होता है कि आग लगने के बाद आपने इन्वेंट्री को काउंट किया। फिजिकली टेकन मतलब गिना कि भाई कितना मटेरियल है, कितना वर्क इन प्रोसेस है, कितनी फिनिश गुड्स हैं। द रॉ मटेरियल वर वैल्यूड, आग लगने के बाद पता ये चला कि मटेरियल जो ज़ाहिर सी बात है गोडाउन्स में था वो 30,000 का है, और फिनिश गुड्स जो हैं वो 60,000 की हैं। सप्लाइज हेल्पिंग मटेरियल 5,000 रुपये का है। जबकि ओपनिंग, ज़ाहिर सी बात देखिए इसमें एंडिंग में मटेरियल तो दिया हुआ है, एंडिंग फिनिश गुड्स भी दी हुई हैं, सप्लाई से हमारा कोई कंसर्न नहीं है। यहाँ पर हमारे पास एंडिंग मटेरियल है, एंडिंग फिनिश गुड्स हैं आग लगने के बाद की, लेकिन एंडिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है। जाहिर सी बात है उसको आग लग गई तो वो कैसे हो सकता है। द इन्वेंट्रीज ऑन जनवरी 1, ओपनिंग इन्वेंट्रीज दी हुई है रॉ मटेरियल की, जो साल के शुरू में 1 जनवरी, क्योंकि रिकॉर्ड तो आपके पास है ना, अकाउंटिंग की बुक्स तो आपके पास थी, उनको तो आग नहीं लगी, आग तो लगी है प्रोसेसिंग बिल्डिंग में। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ये बता रहे हैं कि जनवरी 1 ओपनिंग में रॉ मटेरियल 15,000 का है, वर्क इन प्रोसेस 50,000 की हैं। उसके बाद फिनिश गुड्स हैं 70,000 रुपये की, और सप्लाईज हैं ओपनिंग 2,000 की। फिर मैंने बता दूं आपको कि सप्लाई से हमारा कोई कंसर्न नहीं है। अ रिव्यू ऑफ द अकाउंट्स शोड द सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर। जब अकाउंट्स का रिव्यू किया गया तो ये पता चला कि पिछले 5 सालों में ये सेल्स हुई हैं, और पिछले 5 सालों में ये ग्रॉस प्रॉफिट रही है। द सेल्स फॉर द फर्स्ट 5 मंथ, जो पहले 5 महीने, 5 महीने क्यों कंसिडर किए जा रहे हैं, क्योंकि 1 जनवरी को साल शुरू हुआ, 1 जनवरी को साल शुरू हुआ और 31 मई को देखें आग लग गई, 31 मई को आग लग गई। तो 5 महीने का अकाउंट बनना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। तो पिछले 5 सालों की सेल्स दी हुई हैं, ग्रॉस प्रॉफिट दी हुई हैं। सेल्स फॉर द फर्स्ट 5 मंथ, क्योंकि 5 महीने ही बिजनेस चला तब, फिर उसके बाद तो आग लग गई। पहले 5 महीने की सेल्स दी हुई हैं। रॉ मटेरियल जो पहले 5 महीने में ख़रीदा, परचेजेस 50,000 की हैं। जो फ्रेट पे किया रॉ मटेरियल ख़रीदने पर वो 5,000 है। डायरेक्ट लेबर जो है पहले 5 महीने की वो 40,000 है। एंड फॉर द पास्ट 5 ईयर फैक्ट्री ओवरहेड, और फैक्ट्री ओवरहेड का जो रेट चल रहा है वो 50% है डायरेक्ट लेबर के इक्वल। तो डायरेक्ट लेबर हमारे पास है, उसका 50% लेंगे तो आपके पास FOH भी आ जाएगा। करना क्या है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री लॉस्ट बाय फायर। वर्क इन प्रोसेस की वो इन्वेंट्री जो आग लगने की वजह से ज़ाया हो गई है, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो आग जब लग जाएगी तो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री ज़ाया हो गई, तो वो कैसे कैलकुलेट हो सकती है। जाहिर सी बात है हम उसकी जो वेस्टेज है उससे तो नहीं कैलकुलेट कर सकते। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है इस चैप्टर में, और वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनाते हैं। उसमें जो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग है ना, वो हमारे पास बैलेंसिंग के ज़रिए कैलकुलेट हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है पॉक प्रोडक्ट्स कंपनी, क्योंकि उसमें ही एंडिंग वर्क इन प्रोसेस आता है। एंडिंग वर्क इन प्रोसेस के बारे में और कोई डाटा हमें गिवन ही नहीं है। तो उसके अलावा मैंने आपको बताया जो सप्लाईज गिवन है
उनसे हमारा कोई कंसर्न नहीं है जी इस क्वेश्चन में। पाक प्रोडक्ट्स कंपनी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। फॉर 5 मंथ्स, 5 महीने का ही डाटा हमारे पास है। 5 मंथ्स एंडेड ऑन 31 मई, जब आग लगी उस दिन तक हमने स्टेटमेंट जो है वो हम बना सकते हैं। 19F, तो ओपनिंग होगा 1 जनवरी और एंडिंग होगा 31 मई। 5 मंथ का डाटा हमारे पास है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट, इसमें बैलेंसिंग के ज़रिए, बैक कैलकुलेशंस के ज़रिए डाटा फाइंड आउट किया जा सकता है, अदरवाइज़ और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट का फॉर्मेट जो है वो एज़ यूजुअल आपने बनाना है। क्वेश्चन पूरा पढ़ने का फ़ायदा ही हो जाता है कि उस फॉर्मेट में अगर कोई इजाफा हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में फ्रेट ऑन परचेजेज है, तो वो हमें फॉर्मेट में फिर बाद में कटिंग नहीं करनी पड़ती। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जी मटेरियल ऑन 1 जनवरी ओपनिंग, ऐड परचेजेज, फिर ऐड करेंगे जी फ्रेट ऑन परचेजेज, फ्रेट ऑन परचेजेज। तो जब मटेरियल ओपनिंग में मटेरियल परचेजेज ऐड कर दें तो क्या आ जाता है, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़, अवेलेबल फॉर यूज़। इसमें से लेस कर दें जी मटेरियल एंडिंग। जैसे मैंने बताया कि मटेरियल एंडिंग का मतलब है, क्योंकि हमने जब आग लगी उसी को एंडिंग डेट कंसिडर किया है जी। मटेरियल एंडिंग माइनस करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड आ जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड में हमने ऐड करनी है जी डायरेक्ट लेबर। तो आएगी जी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में ऐड करते हैं जी फैक्ट्री ओवरहेड, और वो फर्स्ट 5 मंथ की अप्लाइड ही गिवन है 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो आ जाती है जी करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ऐड होता है जी वर्क इन प्रोसेस ऑन 1 जनवरी ओपनिंग। तो आएगा जी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। इसमें से लेस करेंगे वर्क इन प्रोसेस ऑन 31 मई। तो आएगी जी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में ऐड करते हैं जी फिनिश गुड्स ओपनिंग। फर्स्ट जनवरी आएगा जी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं जी।
सॉरी ये थोड़ी लाइन हमसे, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जो ये लास्ट पे है यही मैंने दोबारा ऊपर लिख लिया है, इसमें से लेस करेंगे फिनिश गुड्स 31 मई एंडिंग, तो इट कम्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब मकसद देखें जी, हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो नहीं है, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के इस फॉर्मेट की मदद से एंडिंग वर्क इन प्रोसेस ये वाला एक्चुअली ये रिक्वायरमेंट है। कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस 31 मई फाइंड आउट करना है, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस हमने फाइंड आउट करना है, एक्चुअली ये रिक्वायरमेंट है आपकी। तो इसके लिए हमने बैक कैलकुलेशन करनी है। पहले हमारे पास जो डाटा गिवन है उसको हम पुट करते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग वो हमारे पास गिवन है 15,000, देन परचेजेस भी हमारे पास फर्स्ट 5 मंथ की गिवन है 50,000, देन फ्रेट ऑन परचेजेस भी गिवन है 5,000। तो मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ आपके पास आ जाता है 70,000। इसमें से लेस कर दें मटेरियल इन्वेंट्री एंडिंग, तो 31 सेकेंड पैराग्राफ में देखें लिखा हुआ आफ्टर द फायर फिजिकल इन्वेंट्री वाज टेकन, रॉ मटेरियल वर वैल्यूड एट 30,000। आग लगने के बाद जब एंडिंग मटेरियल इन्वेंट्री देखी गई तो वो 30,000 थी। तो मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ में से मटेरियल एंडिंग 30,000 माइनस करें तो मटेरियल यूज्ड आ जाएगा 40,000। इसमें ऐड कर दें डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर हमारे पास फर्स्ट 5 मंथ की गिवन है 40,000 है डायरेक्ट लेबर, बिल्कुल 40,000 है। तो इन दोनों को ऐड करके प्राइम कॉस्ट आ जाती है 80,000। इसमें ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड, वो है 50% डायरेक्ट लेबर का, डायरेक्ट लेबर 40,000 है उसका 50% लेंगे तो 20,000 आ गई। करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई 100,000, 1 लाख रुपीज़। इसमें ऐड कर दें वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, तो बिल्कुल हमारे पास रिकॉर्ड से वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग गिवन है 50,000। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग ऐड करें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग आ गई 1,50,000। अब इसमें से हमने लेस करना है वर्क इन प्रोसेस एंडिंग जो कि नहीं है। उसने कहा था प्रोसेसिंग बिल्डिंग में आग लगी, प्रोसेसिंग बिल्डिंग कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई, तो आपके पास एंडिंग वर्क इन प्रोसेस तो है ही नहीं है, यही तो रिक्वायरमेंट है। जब ये नहीं होगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड नहीं होगी। फिर ओपनिंग फिनिश गुड्स आपके पास क्वेश्चन में है, बिल्कुल है, ओपनिंग फिनिश गुड्स है 70,000। इस क्वेश्चन में सप्लाईज गिवन है, मैंने बताया सप्लाई से हमारा कोई कंसर्न नहीं है। ओपनिंग फिनिश गुड्स हमने लिख ली। आगे चलते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल नहीं आ सकती। एंडिंग फिनिश गुड्स हमारे पास आग लगने के बाद की सिचुएशन जब गिवन है तो उसमें लिखा हुआ है एंडिंग फिनिश गुड्स हैं 60,000। अब आप देखें कि जब वर्क इन प्रोसेस एंडिंग नहीं है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं आएगी। वैसे भी देखें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो मकसद ही नहीं है, मकसद तो ये एंडिंग वर्क इन प्रोसेस फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्टली तो ये फाइंड आउट नहीं हो रहा था, तो हमारे पास सोल्यूशन सिर्फ ये है कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो, क्योंकि एक स्टेटमेंट में एक ही चीज़ फाइंड आउट हो सकती है ना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर हमारे पास आ जाए तो हम यहाँ से बैक मूव करके वर्क इन प्रोसेस एंडिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाए यहाँ से बैक मूव करेंगे तो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग फाइंड आउट हो सकती है। सो ओवर नेक्स्ट टास्क इज टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे फाइंड आउट हो, देखें जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। डायरेक्टली तो इस तरह फाइंड आउट हो सकता है। तो सेल्स तो फर्स्ट 5 मंथ की गिवन है, आप देख लें क्वेश्चन के एंड वाले पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, सेल्स फॉर द फर्स्ट 5 मंथ इज 1,50,000। पहले 5 महीने की सेल्स तो गिवन है लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट गिवन नहीं है। हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट हो भाई, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करने का तरीका ये है, उसकी रेशियो फाइंड आउट कर लें, उसका रेट फाइंड आउट कर लें। उसका तरीका ये है पिछले 5 सालों की सेल्स लास्ट 5 ईयर्स
सेल्स और लास्ट 5 ईयर्स ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज ले लें। ये हमें पिछले 5 सालों का डाटा गिवन ही इस वजह से था ताकि हम पिछले 5 सालों में सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट की रेशो देख लें, क्योंकि एक कंपनी जो है ना यूजुअली उसकी जो प्रॉफिट कैलकुलेट करने, प्रॉफिट लेने की रेशो आम तौर पर सेम रहती है। तो पिछले 5 सालों की सेल्स आपको गिवन है क्वेश्चन में 14,70,000। पिछले 5 सालों की ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 4,90,000। वो परसेंटेज जो आपके पास आएगी पिछले 5 सालों की सेल और पिछले 5 सालों की ग्रॉस प्रॉफिट की जो परसेंटेज आएगी वो हम करंट सेल्स पर अप्लाई कर देंगे। तो पिछले 5 सालों की सेल्स है जी 4,90,000, उसको डिवाइड कर दें पिछले 5 सालों की सेल्स के साथ, तो ये आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज आ गई सेल्स के हिसाब से 33.333% इन्फिनिट टाइम। इसका मतलब है कि सेल्स के हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट 33.33% है। यही परसेंटेज हम करंट ईयर पे अप्लाई कर देते हैं। 33.33% ले लेते हैं करंट सेल्स का। करंट सेल्स 1,50,000 है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट का हमें पता चल गया ये 33.3333% है, इन्फिनिट टाइम 3-3%। तो इसका मतलब हुआ ग्रॉस प्रॉफिट आ गई 50,000। अगर ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 है तो सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास आ जाती है 1,00,000 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास आ गई 1,00,000 रुपीज़। अगर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,00,000 है, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करके, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन नहीं थी तो हमने पिछले 5 सालों में देख लिया कि सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट का क्या रिलेशनशिप है, वही रिलेशनशिप करंट ईयर की सेल्स पर अप्लाई कर दिया तो आपके पास सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट आ गई। सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दें तो आपके पास CGS आ जाती है। CGS यहाँ पर पुट करें 1,00,000। अब ये बैक कैलकुलेशन करेंगे तो सिर्फ एक ही चीज़ मिसिंग है ना, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। देखें शाबाश, यहाँ पर बैक कैलकुलेशन, यहाँ पर एक ऐसी अमाउंट होगी जिसमें से 60,000 माइनस करें तो 1,00,000 आ जाए। खुद सोच लें, अदरवाइज ऐड करके चेक कर लें, यहाँ 1,60,000 होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से फिनिश गुड्स 60,000 लेस करें तो देखें 1,00,000 आ जाता है। ये 1,00,000 यहाँ पर 1,60,000 सॉरी, क्योंकि मैंने ये रिपीट में दोबारा लिख दिया था वहाँ पर। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गई 1,60,000। अब देखें यहाँ पर एक ऐसी अमाउंट लिखें जिसमें 70,000 ऐड होना है ना। देखें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होगी, कुछ ना कुछ उसमें फिनिश गुड्स 70,000 की ऐड होंगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आएगी। तो इनमें से चेक कर लें, इसको प्लस हो रहा है माइनस करके चेक कर लें, यहाँ 90,000 होना चाहिए। देखिए 90 होगा, उसमें 70 ऐड होगा तो 160 आ जाएगा। अब इसी तरह सोचें खुद, 1,50,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें से वर्क इन प्रोसेस एंडिंग माइनस करें तो 1,50,000 में से क्या माइनस करें कि 90 बाकी बच जाए। खुद सोच के बता दें, 60,000 होना चाहिए। ये 60,000 होगा, 1,50,000 में से 60 माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा। 90 में 70 ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गया 1,60,000। 1,60,000 में से 60,000 माइनस करें तो 1,00,000 आ गया। समझने वाली चीज़ इस क्वेश्चन में ये है कि जो पिछले 5 सालों का डाटा हमें गिवन है ना, उसको हमने यूटिलाइज़ करना है। उससे हमें सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज का पता चल जाता है। एडवांस अकाउंटिंग में भी आप पढ़ेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेट का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट ओवर नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स को डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, 33.33% ग्रॉस प्रॉफिट आ गई। सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करें तो CGS आ जाती है 100,000। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट ही ये थी। ये देखें जी, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग बैलेंस फाइंड आउट करें। तो वर्क इन प्रोसेस का एंडिंग बैलेंस हमने बैलेंसिंग फिगर के ज़रिए फाइंड आउट कर लिया है। इस जैसा एक्सरसाइज में तो और क्वेश्चन नहीं है, बहरहाल इलिस्ट्रेशन में ज़रूर है, उसका नंबर नीचे लिखा हुआ है आंसर के साथ, उसको वॉच कर लें, आपका ये क्वेश्चन 100% सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।
मैं वाइट बोर्ड रेस करके आपको एक और क्वेश्चन आज के लेक्चर में करवाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन छोटा सा था। तो क्वेश्चन नंबर 39 के बाद 40 हमने नहीं करना, उसको 40 को काट दें, 40 क्वेश्चन हमने नहीं करना। अब हम करने जा रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 41। प्रॉब्लम नंबर 41 देखें जी, अपनी नौयत का ये वाहिद क्वेश्चन है, इस जैसा और कोई क्वेश्चन नहीं है। जैसे 39 मैंने करवाया था उस जैसा और कोई क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है लेकिन ईजी है और छोटा सा क्वेश्चन है। इन एन अकाउंटिंग कॉन्फ्रेंस, एक अकाउंटिंग की कॉन्फ्रेंस हुई जहाँ पे हरे अकाउंटेंट्स जो हैं वो डिस्कशंस कर रहे थे। डिस्कशन इस तरफ चल निकली, पॉसिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि क्या ये मुमकिन है कि फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जा सकें फ्रॉम अ फ्यू अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स टुगेदर विद फाइनेंशियल रेशोज़। अगर अकाउंटिंग के कुछ रिकॉर्ड दे दिए जाएँ और कुछ फाइनेंशियल रेशोज़ दे दी जाएँ, तो क्या ये मुमकिन है कि हम जो है वो अकाउंटिंग रेशोज़ जो हैं उसको फाइंड आउट कर सकें, मतलब उसकी मदद से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो फाइंड आउट कर सकें। तो डिस्कशन इस तरफ चल निकली। तो इस क्वेश्चन का मकसद ये है कि कुछ अकाउंटिंग रेशोज़ आपको गिवन होंगी, कुछ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स गिवन होंगे, उनकी मदद से हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। द असिस्टेंट कंट्रोलर, कंट्रोलर भी अकाउंटेंट को ही कहते हैं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में। नेट इनकम बिफोर टैक्स है जी 12 लाख, रेट ऑफ इनकम है 10% ऑन सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट रेट है 40% ऑफ सेल्स, रेट ऑफ मार्केटिंग एक्सपेंस है 15% ऑफ सेल्स। कहता है जी 5% बॉन्ड्स पेएबल हैं। बॉन्ड्स जो है ना लाइबिलिटी होती है, उस पर 5% इंटरेस्ट है, 5% इंटरेस्ट है जी। डिबेंचर्स में भी आपने पढ़ा, डिबेंचर्स के साथ जो परसेंटेज लिखी होती है वो उसकी परसेंटेज को, उसके इंटरेस्ट को जाहिर करती है। तो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स जो हैं ये समझ लें एक जैसे ही वर्ड्स हैं, इनका मतलब है कर्ज। बॉन्ड्स 5% हैं, उन पर 5% इंटरेस्ट देना है। बॉन्ड्स की अमाउंट कितनी है? रिप्रेजेंट 37.5% ऑफ टोटल लाइबिलिटीज़, जो कि टोटल लाइबिलिटीज़ 20 लाख की हैं, उनका 37.5% है। मतलब बॉन्ड्स की रकम कितनी है? 20 लाख का 37.5%। तो बॉन्ड्स इज़ वन ऑफ योर लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटीज़ में से बॉन्ड्स का पोर्शन कितना है? 37.5%। जब वो अमाउंट आ जाएगी तो उस पर 5% हम इंटरेस्ट ले लेंगे। रिक्वायरमेंट ये है इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर, इनकम स्टेटमेंट बनाएं अबव डाटा की। तो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट मैं बनाने जा रहा हूँ जी, आप सब भी बनाएं, शाबाश। तो ये अब अपने स्क्रीन्स पर इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट देख सकते हैं। क्योंकि हमारे पास कंपनी का नाम नहीं है, कोई ईयर मेंशन नहीं है, क्योंकि ये कंट्रोलर जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं किसी कंपनी की एक्चुअल इनकम स्टेटमेंट नहीं है। सिर्फ ये चेक करना है उन्होंने कि कुछ रिकॉर्ड्स की बेस पर क्या ये मुमकिन है कि जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट बनाई जा सके। तो अब तरतीब से चलते हैं जी। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? नेट इनकम बिफोर टैक्स। तो नेट इनकम बिफोर टैक्स आपको दी हुई है 1.2 मिलियन, 12 लाख। इसको लिखें, नेट इनकम 12 लाख। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? रेट ऑफ इनकम। रेट ऑफ इनकम कितनी है जी? 10% ऑफ सेल्स। तो रेट ऑफ इनकम के जरिए इनकम निकल आती है। इनकम आपको गिवन है 12 लाख। ये इनकम कितनी है? जब 10% लिया जाता है सेल्स का। अब सेल्स तो गिवन ही नहीं है, इनकम है आपके पास। कहता है जी इनकम कितनी होती है जब 10% लिया जाए सेल्स का। तो क्योंकि इनकम गिवन है उसको लिख लें, 10% ऑफ सेल्स। सेल्स तो नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इस रिलेशनशिप की मदद से सेल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ये 10/100 इक्वल साइन के इस तरफ जाएगा, तो ये 100/10 हो जाएगा। इस तरह इस रिलेशनशिप की मदद से आपके पास सेल्स आ जाएंगी स्टूडेंट्स। तो ये इनडायरेक्टली सेल्स निकालने का तरीका है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका ही ये है। जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको सॉर्ट आउट करते जाए, ऑटोमेटिकली सब चीज़ें फाइंड आउट हो जाएगी। इनकम दी थी 10% ऑफ सेल्स। अब सेल्स नहीं है तो 10% इक्वल साइन किस तरफ आएगा? 100/10 हो जाएगा, सॉरी 100/10 हो गया। तो ये आपके पास 1,20,00,000 की सेल्स आ जाएंगी। 1,20,00,000 की सेल्स आ गई। अब क्योंकि क्वेश्चन इससे भी आगे नहीं चल रहा, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास डाटा क्या गिवन है जी। डाटा गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट। क्वेश्चन पे नज़र रखें, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 40% ऑफ सेल्स। अब ग्रॉस प्रॉफिट तो नहीं है, हाँ ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट हो सकता है।
सेल्स आपने फाइंड आउट कर ली हैं 1,20,00,000, उसका 40% लें तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाती है। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी 48,00,000। तो जब ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगी तो अंडरस्टूड है CGS भी फाइंड आउट हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट अगर मैं कह रहा हूँ जी 48,00,000 है तो CGS तो ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे फाइंड आउट हो जाएगा? देखें, सेल्स में से CGS माइनस होनी है और ग्रॉस प्रॉफिट आनी है 48,00,000। अब मुझे बताएं 1,20,00,000 में से CGS कितनी हो कि 48,00,000 आ जाए। तो 1,20,00,000 में से आप 48,00,000 माइनस करके चेक कर लें। 1,20,00,000 में से 48,00,000 माइनस करके चेक कर लें कि भाई सेल्स कितनी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी होनी चाहिए। तो हमारे पास आंसर आ गया 72,00,000, मतलब CGS आ गई 72,00,000। तो 1,20,00,000 में से 72,00,000 माइनस करें ना तो फिर 48,00,000 आता है। इस तरह हमने लिमिटेड इंफॉर्मेशन को सॉर्ट आउट करते जाना है। आगे चलें जी, आगे क्या लिखा हुआ है? रेट ऑफ मार्केटिंग एक्सपेंसेस। मार्केटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 15% ऑफ सेल्स। तो मार्केटिंग एक्सपेंस फाइंड आउट हो जाएंगे जी, क्योंकि सेल्स गिवन है। सेल्स का 15% लेना है। सेल्स है 1,20,00,000, इनका 15% लें जी। तब इनका 15% लेंगे तो वो आएगी 18 लाख। सेल्स का 15% लेंगे तो वो आ जाएगी 18 लाख। तो मार्केटिंग एक्सपेंस यहाँ पर लिखते हैं जी 18 लाख रुपए के। अच्छा जी, अब 18 लाख के मार्केटिंग एक्सपेंस, आगे एडमिन एक्सपेंस नहीं है। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा भाई? 5% बॉन्ड्स पेएबल। ये है कितने भाई? 5% बॉन्ड्स है कितने? कहता है ये है 37.5%। किसके? टोटल लाइबिलिटीज के। टोटल लाइबिलिटीज कितनी दी हुई है? 20 लाख की। तो 20 लाख का 37.5% लेना तो वो क्या आ जाती हैं? वो आ जाते हैं बॉन्ड्स पेबल। तो वो आएंगे 7,50,000। ये 5% बॉन्ड्स की अमाउंट है। अब बात समझें, इंटरेस्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। इंटरेस्ट कितना हुआ जी बॉन्ड्स का? 5%। 5% इंटरेस्ट है। बॉन्ड्स की रकम कितनी है? 7,50,000। 5% इंटरेस्ट है जी, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, क्योंकि साथ उसके लिखा हुआ है 5%। बॉन्ड्स की रकम नहीं थी, वो उसने बताया हुआ जी 37.5% लें किसका? आप टोटल लाइबिलिटीज़ का। तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएंगी 37,500। तो इंटरेस्ट आपके पास आ गया 37,500। इंटरेस्ट की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें। इंटरेस्ट क्योंकि माइनस होना है, इसका मतलब भी हुआ कि यहाँ पर एक ऐसी रकम होगी जिसमें से 37,500 माइनस करेंगे तो 12 लाख आ जाएगा। तो आप ऐड करके चेक कर लें, यहाँ पर 12,37,500 होना चाहिए। यहाँ पर 12,37,500 होगा, उसमें 37,500 माइनस करेंगे तो 12 लाख ऑटोमेटिकली नेट इनकम आ जाएगी। अब देखें जी कितना सिंपल आपका क्वेश्चन हो गया है। अब देखें 48 लाख में से ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस होना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस, आपके पास एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, दूसरा है ही नहीं है। 48 लाख में से क्या माइनस करें कि 12,37,500 आ जाए? तो आप 48 लाख और 12,37,500 का डिफरेंस ले लें तो आपको पता चल जाएगा दरमियान में कौन सी अमाउंट मिसिंग है। तो यहाँ पर होना चाहिए 35,62,500। तो 48 लाख में से 35,62,500 35,62,500 माइनस करें तो फिर 12,37,500 आता है। ये 35,62,500 क्या है? ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। इसमें से 18 लाख तो मार्केटिंग हो गए, तो बाकी वाले बाकी एडमिन हो जाएंगे।
इसका मतलब ये हुआ 35,62,500 में से अगर 18 लाख के मार्केटिंग एक्सपेंस हैं तो बाकी 17,62,500 के क्या हो गए, एडमिन एक्सपेंस हो गए। क्योंकि टोटल अगर 35,62,000 है तो रिमेनिंग बचे एडमिन एक्सपेंस, वो 62,500 आ जाएंगे। इस तरह देखिए हमने ये पूरी इनकम स्टेटमेंट जो है ना वो सॉल्व कर ली। तो फ्यू अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स गिवन थे, उनकी मदद से हमने पूरी की पूरी इनकम स्टेटमेंट बना ली। तो ये शॉर्ट सा क्वेश्चन था, जब इसको खुद करेंगे ना आप जिस पैटर्न से जिस तरीके से मैंने बताया है, रैंडमली नहीं करना, तरतीब से करना है। पहले फॉर्मेट बना लेना है, जो डाटा गिवन है उसको लिखें, फिर वन बाय वन जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको आप इस तरह करते जाएं, डिटेल से डिस्कस करते जाएं, उसको एक्सप्लोर करते जाएं, तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन तब समझ आते हैं जब आपका प्रीवियस बेसिक्स आपकी बनी हो, क्लियर हो, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया वो आपका 100% क्लियर हो। तो यहाँ पर आज की वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जी, प्रॉब्लम नंबर 38 और 41। यहाँ पर मैं अपना लेक्चर जो है 30 जी बिल्कुल 38 और 41, यहाँ पर मैं अपना लेक्चर वाइंड अप करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब हामी नासिर हों। जज़ाकुमुल्लाह खैर।